ईडी की कस्टडी में ये पहले से हैं, सीबीआई ने इनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब दोनों कस्टडी अब इनकी कंकरेंट चलेंगी। इनकी याचिका को विस्तृत सुनवाई के बाद, डिटेल में सारी चीज़ों को सुनने के बाद आज करीबन 2:30 बजे हाई कोर्ट ने वो इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी कि ये मेंटेनेबल नहीं है और सीबीआई के एक्शन को कोर्ट ने जस्टिफाइड ठहराया है, सही बोला है। इस तरह से ये इनकी एक बड़ी हार आप कह सकते हैं और अधिवक्ता होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून की एक बड़ी जीत भी है। और ऐसा जो लोगों को लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं या कुछ बड़े आदमी हैं तो सीधा हाई कोर्ट आ जाएंगे और जो चाहे ग्राउंड्स लेकर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ हुआ नहीं। एक नेशनल हेराल्ड का एक बहुत पुराना केस है जिसमें ये माँ बेटे दोनों समन किए गए हैं। आप एमपी हों या आप मिनिस्टर हों, कुछ भी हो, आपको कानून से ऊपर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश का कानून है। ये बताने की बजाय कि इनके पास 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए, उसकी बजाय ये जो ड्रामेबाजी करते हैं कि मैं चाय बिस्कुट लेकर ईडी का स्वागत करूंगा। अरे भाई, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आप कुछ करते हैं नहीं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी इतना पैसा का खेल आप खेलते हैं, तो ये कहाँ से आए? ये तो सबसे पहले ये बताइए, जादू सिखाइए भारत के बेरोजगार नौजवानों को। अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं किया, तो उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सबके सामने बोला है और संसदीय बात बोली है। इससे अगर कोई अग्रीव्ड है तो उसके सामने आकर जवाब दें। बाहर जाकर नाटकबाजी करना या ड्रामेबाजी करना ये बेकार की बातें हैं। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वहीं लगातार शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कितनी 10वां या 11वां झटका है। तो आप इस शराब घोटाले और आज जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है या जो याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्या क्या सुनवाई जो है वो कोर्ट की रही? सर देखिए, इस केस को पीछे से देखेंगे तो समझेंगे कि इसमें सबसे पहले दिल्ली सरकार ने अपनी एक्साइज की पॉलिसी को चेंज किया था। उसके अगेंस्ट चीफ सेक्रेटरी ने एक जांच की एलजी के कहने पर और जांच सबमिट की, तो एलजी महोदय ने कहा कि ये मैटर सीबीआई को रेफ़र होना चाहिए। फिर सीबीआई को रेफ़र हुआ कि इसमें घपला है, बड़ा घपला है। ये 2-3 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सीबीआई ने जांच करके पाया कि इसमें बहुत सारा पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ईडी को भेज दिया, इन्वॉल्व कर दिया इसमें। तो पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो है, वो ईडी जांच कर रही है। और जो करप्शन किया गया है, पैसे लेकर पॉलिसी बदली गई है, या जो भी राजनेता या ब्यूरोक्रेट जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो केजरीवाल महोदय को पहले ईडी ने समन्स दिए, नोटिस दिए कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है, तो ये गए नहीं, नाटक करते रहे। उसके बाद 10वें समन के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके खिलाफ वो ईडी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा लिए, उनको जमानत मिली नहीं। बीच में थोड़े दिन के लिए उनको इंटरिम जमानत, आपको ध्यान होगा, मार्च के करीब में इलेक्शन के वक्त मिली थी, 20-21 दिन की मिली थी। उसके बाद उन्होंने उसको बढ़वाने की काफ़ी कोशिश कर ली कि कैसे भी कैसे करके ये बढ़ जाए, कोई ड्रामा बना लूँ, कोई हेल्थ का ग्राउंड लिया, कुछ लिया, पर वो बढ़ी नहीं और उनको जेल जाना पड़ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च के आखिरी हफ्ता में, शायद 21 या 24 को सीबीआई ने इनको अरेस्ट कर लिया। ईडी की कस्टडी में ये पहले से हैं, सीबीआई ने इनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब दोनों कस्टडी अब इनकी कंकरेंट चलेंगी और अगर इनको ईडी से बेल हो जाएगी फिर भी ये बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनको सीबीआई से बेल लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है, जैसा इनके क्रियाकलाप हैं, ये करते रहते हैं, तो इन्होंने सीधा सीबीआई कोर्ट में कोई जमानत की याचिका नहीं लगाई। इन्होंने 2-3 ग्राउंड झूठे बनाते हुए और सीधा हाई कोर्ट आ गए कि हमें एडवांस में गिरफ्तार किया गया है कि मुझे ईडी में की केस में बेल मिलने वाली है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए इसको जो इनकी ओर से आर्गू किया गया है वो ये बोला गया है कि ये इंश्योरेंस बेल है और जस्ट टू इंश्योर कि वो कस्टडी में रहें, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ऐसा हुआ नहीं है। इनकी याचिका को विस्तृत सुनवाई के बाद, डिटेल में सारी चीज़ों को सुनने के बाद आज करीबन 2:30 बजे हाई कोर्ट ने वो इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी कि ये मेंटेनेबल नहीं है और सीबीआई के एक्शन को कोर्ट ने जस्टिफाइड ठहराया है, सही बोला है कि सीबीआई ने जो कदम लिया है, जो अरेस्ट इनका किया गया है, वो जस्टिफाइड है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ सही है।
और इस तरह से ये इनकी एक बड़ी हार आप कह सकते हैं। और अधिवक्ता होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून की एक बड़ी जीत भी है। और ऐसा जो लोगों को लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं या कुछ बड़े आदमी हैं तो वो सीधा हाई कोर्ट आ जाएंगे और जो चाहे ग्राउंड्स लेकर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ हुआ नहीं। हाई कोर्ट ने ये भी इनको कहा है कि आप चाहें तो सीबीआई की कोर्ट में जाकर जमानत की अर्जी अपनी लगा सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को सीधा सीधे डिसमिस कर दिया है। सर, अगर हम एजेंसियों की बात करें तो जहां एक तरफ ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों इंडिया अलायंस के ही नेता हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि मैंने संसद में जो बयान दिए हैं उससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति यानी कि अमित शाह या मोदी जो है वो नाराज है, इसीलिए मेरे घर पर भी ईडी आ सकती है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को तो शराब घोटाले में पकड़ा गया है और उनके खिलाफ सबूत भी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ईडी को लेकर लगातार इस तरीके के आरोप लगाना और राहुल गांधी का ये कहना कि मेरे घर पे भी ईडी आ सकती है, मैं तो चाय बिस्किट लेकर इंतजार कर रहा हूं, क्यों डर सता रहा है राहुल गांधी को? देखिए, आप अगर भूले नहीं हो तो याद दिला दूं कि एक नेशनल हेराल्ड का एक बहुत पुराना केस है जिसमें ये माँ बेटे दोनों समन किए गए हैं। उसमें हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को इन्होंने औने पौने दामों से घपला करके और बहुत सारा पैसा इधर उधर करके और गलत तरीके से इधर दूसरी पार्टीज़ को दिखाया है। उस पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कंप्लेंट लगाई थी, उस कंप्लेंट केस में ये समन हुए हैं और वो काफ़ी दिनों से उसमें ज़मानत पे चल रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इनको ये डर सता रहा है, जो भी आपने पूछा, वो ये डर सता रहा है कि उसमें जो घपला इन्होंने सैकड़ों करोड़ों का, हज़ारों करोड़ों के घपले का किया था, उस घपले को तक कहीं न कहीं सीबीआई या ईडी पहुंच गई है। तो इनको ये डर लग रहा है कि अब हमारी भी जांच होगी और हमारी जांच में हम क्या इसमें जवाब दे पाएंगे। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस बात को इधर उधर करने के लिए ऐसी बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और जो इनका पहले भी चाल चरित्र रहा है कांग्रेस के लोगों का या कांग्रेस के नेताओं का, वो ऐसा ही है। और ख़ासकर राहुल गांधी साहब हमेशा ऐसी बातें कहते हैं, जब उनको ये सारी सूचनाएं कहीं से मिल जाती हैं तब वो पहले से ही छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने आज तक स्पष्टता ये नहीं बताया कि ये पैसे किकबैक में इन्होंने क्यों लिए, किससे लिए, क्या लिए। ये पैसा इनको सब कुछ स्पष्टता बता देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और घपले हैं जिसमें इनका लगातार नाम आ रहा है, चाइना से पैसे लेके आते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं गैर कानूनी अगर आप हरकत करते हैं, आप एमपी हों या आप मिनिस्टर हों, कुछ भी हो, आपको कानून से ऊपर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश का कानून है और कानूनी प्रक्रिया थोड़ी स्लो ज़रूर चलती है, लेकिन जब प्रक्रिया अपने रंग में आती है तो पता लगता है, सबको तकलीफ़ होने लगती है, सबको दर्द होने लगता है, सभी छाती पीटने लगते हैं। ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ। और ये बताने की बजाय कि इनके पास 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए, उसकी बजाय ये जो ड्रामेबाजी करते हैं कि मैं चाय बिस्कुट लेकर ईडी का स्वागत करूंगा। अरे भाई, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आप कुछ करते हैं नहीं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी इतना पैसा का खेल आप खेलते हैं। तो ये कहाँ से आए? ये तो सबसे पहले ये बताइए, जादू सिखाइए भारत के बेरोजगार नौजवानों को ताकि वो भी कमा सके इस तरह से। तो वो साथ राहुल गांधी का बयान ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद भवन में जब अनुराग ठाकुर के द्वारा उनकी जाति पूछी गई, जिसको लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का अपमान किया गया, संसद भवन कोई जाति पूछने की जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हम तो धर्म जात की राजनीति ही नहीं करते, जब राहुल गांधी पूरे देश में जो है वो जातीय जनगणना करने की बात करते हैं उस पर तो सारा विपक्ष चुप रहता है, पर जब राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई है तो उस पर हंगामा बरपाया जा रहा है, कहा जा रहा है अपमान किया गया है कहीं ना कहीं राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सीधी सादी बात सामने हाउस के फ्लोर पर कही गई, सबने देखा है। सोशल मीडिया पे वो क्लिप अवेलेबल भी है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा डेरोगेटरी या डैमेजिंग कुछ नहीं कहा गया है। जाति जहाँ तक पूछने की बात है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि संसद में आप जाति नहीं पूछ सकते। हाँ, संसद की गरिमा को मेंटेन करने के लिए ऐसा है कि आप असंसदीय शब्दावली का प्रयोग संसद में बोलते हुए नहीं कर सकते। सिर्फ वही
यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। अदरवाइज़ आप कहें कि जातीय जनगणना की बात होती है, उससे संबंधित जो कानून होता है, SC ST से संबंधित जो कानून होता है, वो सब जाति आधारित बातें हैं, तो वो तो संसद में खुलेआम होती है। ऐसा कोई रोक नहीं है, ऐसा कोई गलत नहीं है। अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं किया, तो उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सबके सामने बोला है और संसदीय बात बोली है। इससे अगर कोई अग्रीव्ड है तो उसके सामने आकर जवाब दें। बाहर जाकर नाटकबाजी करना या ड्रामेबाजी करना ये बेकार की बातें हैं। भारत की संसद एक ऐसी जगह है जहां पर कि आप सारी बातें स्पष्टतः जनता के सामने बोल सकते हैं, लोगों के सामने बोल सकते हैं, जनता तक वो बात जाती है। तो वैसा ही इस केस में हुआ है। तो अब इनको दर्द लग रहा है और कोई भी इस बात को ये नहीं कहता कि ये जातीय जनगणना मांगने वाले यही सांसद महोदय हैं, अब इनसे जाति पूछी दी गई है तो यही उछलते फिर रहे हैं। तो ये तो गलत है और कहीं ना कहीं विरोधाभास है इनके व्यवहार में।